Okay. Starting with chapter number 3, sorry, chapter number 2 की unit number 3, that is supply. Similar to demand, ये यूनिट अगर डिमांड अच्छे से पढ़ लिया तो सप्लाई आसानी से आ जाएगा। यूनिट नंबर 3 का वेटेज इसलिए काफी कम होता है, 0 to 2 मार्क्स तक के क्वेश्चन इससे बन जाए तो बहुत है। ओके, मैक्सिमम 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि डिमांड के कंपैरिजन में यूनिट भी छोटी है और कंपैरेटिवली इजी है, और डिमांड से ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे इन कंपैरिजन टू सप्लाई। ओके, अब डिमांड में तुमने पूरे टाइम कस्टमर का एंगल सोचा था, यहाँ पे तुम्हें पूरे टाइम सप्लायर का एंगल सोचना है, प्रोड्यूसर, सेलर। जिस तरह से डिमांड में दो टर्मिनोलॉजीज थी, यहाँ पे भी दो टर्म्स है। वहां था डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड, और यहाँ पे है सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाइड। सप्लाई रेफर्स टू व्हाट? Quantities of a commodity or service that a seller is able and willing to offer for sale at different possible prices during a given period of time. It refers to quantities of a commodity or service, अलग अलग प्राइसेस पे कितनी अलग अलग क्वांटिटीज एक सेलर एबल एंड विलिंग है टू ऑफर फॉर सेल, उसे बोला जाता है सप्लाई। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि तुमने 5 लाख यूनिट बनाई, उसमें से तुम गोडाउन से अपने शोरूम पे 4 लाख यूनिट बेचना चाहते हो, एक्चुअल में बिकती है 2,50,000 यूनिट, इस पूरे एग्जाम्पल में सप्लाई कितना है? 5 लाख यूनिट बनाई, 4 लाख तुमने अपने गोडाउन पे से शोरूम पे भेजी है ताकि वो बिक जाए, लेकिन जितनी तुमने भेजी है उनमें से बिकी है 2,50,000 यूनिट। इस पूरे एग्जाम्पल में सप्लाई कितना है? जो एबल एंड विलिंग है सेलर टू ऑफर फॉर सेल। बेटा एबिलिटी भी चाहिए, एक तो बनाने के लिए खुद के पास इतने पैसे होने चाहिए कि तुम बना पाओ, और विलिंगनेस भी चाहिए। मार्केट में प्राइस जो चल रही है उससे तुम खुश नहीं हो, उस पर तुम कुछ भी बेचना नहीं चाहते, तो क्या ऐसा कभी हो सकता है कि एक पर्टिकुलर प्राइस पे आपका सप्लाई जीरो हो गया? बिल्कुल हो सकता है। ओके, क्योंकि उस पर्टिकुलर प्राइस पे हो सकता है तुमको मुनाफा ही नहीं हो रहा है, तुम्हारी कॉस्ट भी कवर नहीं हो रही है, तो तुम नहीं बेचना चाहते उस प्राइस पे। तो at a particular price, supply can be zero. Quantity supplied क्या होता है? Quantity of a commodity or service that a seller is able and willing to offer for sale at a particular price during a given period of time. पूरी डेफिनेशन डिट्टो सेम है जैसे तुमने सप्लाई की पढ़ी, तो ओनली डिफरेंस इज ये पर्टिकुलर प्राइस की बात करता है और सप्लाई अलग अलग प्राइसेस की बात कर रहा है। अलग अलग प्राइसेस पे अलग अलग क्वांटिटीज की बात हो रही है सप्लाई में, लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड में एक पर्टिकुलर प्राइस पे एक पर्टिकुलर क्वांटिटी की बात हो रही है, क्योंकि दोनों ही पीरियड ऑफ टाइम कॉन्सेप्ट होते हैं, सप्लाई हो या क्वांटिटी सप्लाइड हो, इनफैक्ट डिमांड हो या क्वांटिटी डिमांडेड हो, दोनों पीरियड ऑफ टाइम कॉन्सेप्ट होते हैं। बेटा जो पीरियड ऑफ टाइम कवर कर रहा है उसको बोला जाता है फ्लो कॉन्सेप्ट, और जो पॉइंट ऑफ टाइम कवर करता है वो कौन सा कॉन्सेप्ट होता है? स्टॉक कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं तो वो स्टॉक है, पीरियड ऑफ टाइम कवर कर रहे हैं तो ये फ्लो है। तो वहां पे एक लाइन तुम्हें देके रखे इन योर नोट्स, टेल मी द पेज नंबर। पेज नंबर 33 पे सप्लाई फ्लो है, एक तो ये देके रखा है, और दूसरा सप्लाई अलग होता है और सेल अलग होता है। सप्लाई इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल सेल। अपने पूरे एग्जाम्पल में जो अपन ने लिया था उसमें 2,50,000 अपना एक्चुअल सेल था, लेकिन सप्लाई था 4 लाख यूनिट का, तो 5 लाख क्या था?
Production. 5 lakh was the total output produced. Am I clear with this? Okay. Now coming on to factors affecting supplies के बाद यही टॉपिक है ना? कुछ स्किप हुआ है क्या? नहीं ना? कौन कौन से फैक्टर सप्लाई पे इम्पैक्ट डालते हैं? सबसे पहला फैक्टर, याद रखना, जब एक फैक्टर पढ़ोगे तो बाकी सारे अज्यूम किए जाएंगे कांस्टेंट। ठीक है। सबसे पहला फैक्टर है प्राइस ऑफ कमोडिटी। जब मैं प्राइस की बात कर रही हूँ तो बाकी सब चीजों को रख दिया जाएगा कांस्टेंट। अगर प्राइस बढ़ती है किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की, तो बताओ उसका क्वांटिटी सप्लाई बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? क्यों बढ़ जाएगा? करेक्ट। मैंने बोला प्राइस बढ़ी। प्राइस बढ़ना मतलब कॉस्ट बढ़ गया, ये नहीं बोला गया है। अगर ये बॉटल 200 रुपए में बिकती थी, अब ये 250 में बिक रही है। ओके। बनती पहले भी ये 150 में थी, अभी भी 150 में है। तो कॉस्ट 150 ही है। पहले 200 में बिक रही थी, अब 250 में बिकती है। सेलर का मुनाफा अगर बढ़ जाएगा तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगा। प्राइस ज्यादा तो क्वांटिटी सप्लाइड ज्यादा, प्राइस कम तो क्वांटिटी सप्लाइड कम। कैसा रिलेशन चल रहा है? पॉजिटिव रिलेशन है सप्लाई का प्राइस के साथ। ओके। सेकंड फैक्टर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की जब बात होती है, रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं? जहां पे एक की प्राइस में फर्क पड़ता है तो दूसरे के सप्लाई पे असर आ जाएगा। मतलब यार मैंने तो इस बॉटल का प्राइस चेंज किया ही नहीं, लेकिन दूसरे कॉम्पिटिटर्स जो है उनके प्राइसिंग की वजह से मेरे बॉटल के सप्लाई पे असर पड़ रहा है। तो दैट इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स वाला फैक्टर। दो तरह के रिलेटेड गुड्स की बात हुई है, सब्स्टिट्यूट्स होते हैं और कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। ऐसे सारे गुड्स जो एक दूसरे के बदले में यूज किए जाते हैं, दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर, जिसे तुम ऑल्टरनेट गुड्स भी बोलते हो, वो सब्स्टिट्यूट है। और जो साथ में यूज किए जाते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्स हैं, जॉइंट गुड्स। ब्रेड एंड बटर क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। लेकिन जैम एंड बटर क्या है? सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, दोनों ही ब्रेड के साथ यूज होते हैं तो यू कैन यूज इन रिप्लेसमेंट। टी एंड शुगर कॉम्प्लीमेंट्री, लेकिन टी एंड कॉफी सब्स्टिट्यूट। अगर प्राइस बढ़ जाती है फैंटा की, क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ एक्स। बेटा पीवाई मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड यानी क्या? फैंटा। फैंटा का प्राइस, फैंटा महंगी हो गई। जो 45 की आती थी वो 50 की हो गई। मिरिंडा की प्राइस में कोई चेंज नहीं आया है। अब बताओ, मिरिंडा का सप्लाई, हमारा एग्स गुड मिरिंडा है। बेटा कम होएगा कम। डोंट थिंक एज अ कस्टमर। फैंटा महंगी हो गई तो लोग मिरिंडा ही खरीदेंगे, तो डिमांड तो ज्यादा उसकी है। व्हाई आर यू थिंकिंग एज अ कस्टमर? ओके। नाउ थिंक एज अ सेलर। तुम फैंटा भी बेचते हो, मिरिंडा भी बेचते हो, तुम कोल्ड ड्रिंक्स में डील कर रहे हो, है ना? अब अगर फैंटा महंगी हो जाती है, फैंटा महंगी हो गई है, 45 वाली फैंटा 50 में बिक रही है, मिरिंडा का प्राइसिंग चेंज नहीं हुआ। दोनों ही तुमको पहले भी 40 में आती थी, अभी भी 40 में आती है, लेकिन फैंटा की प्राइस बढ़ गई है, तो तुमको फैंटा बेचने में ज्यादा मुनाफा है ना। तो तुम जो भी 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते थे ना, से फॉर एग्जाम्पल फैंटा और मिरिंडा खरीदने में, तुम पहले दोनों पे बराबर खर्च कर रहे थे। तुमको लग रहा नहीं यार फैंटा ज्यादा खरीद लेते हैं मिरिंडा का, क्योंकि पर बॉटल ऑफ फैंटा तुम्हें 10 रुपए का मुनाफा दे रही है और मिरिंडा दे रही है 5 रुपए के लिए। आर यू गेटिंग? दैट इज वाई फैंटा की प्राइस जब कम होगी तो मिरिंडा की डिमांड, सॉरी, मिरिंडा का सप्लाई बढ़ जाएगा। ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड का केस डिस्कस ही नहीं किया है। क्यों नहीं किया है मैं तुमको बताती हूँ। मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, तुम भी नहीं बता पाओगे। प्राइस बढ़ गई ब्रेड की। किसकी?
ब्रेड महंगी हो गई, तो बटर जो अपना ओरिजिनल गुड है, एग्स गुड है, उसके सप्लाई पे क्या असर पड़ेगा? प्राइस ज्यादा तो सप्लाई, क्यों यार, ब्रेड सप्लाई करने में ज्यादा फायदा है ना, तो एज अ सेलर अगर मेरे पास 1 ही लाख रुपए है, तो ब्रेड ज्यादा खरीद लूंगी मैं। नहीं बता पा रहे हैं ना, नहीं बता पा रहे, इसलिए केस इकोनॉमिक्स ने डिस्कस ही नहीं किया, क्योंकि ये तो डिपेंड करेगा अब सेलर के पास कितना रिसोर्स है, वो बटर अफोर्ड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, उसको ब्रेड खरीदने में ज्यादा मुनाफा हो रहा है तो ब्रेड ही खरीदते रहेगा। ओके, और ब्रेड ही बेचते रहेगा। मतलब दिस इज सब्जेक्ट टू सो मेनी थिंग्स, इसलिए ये वाला केस डिस्कस ही नहीं हुआ है, मॉड्यूल में भी नहीं, कोई तुम्हारी 11वीं की बुक्स में भी नहीं। ओके, इसमें काफी कंफ्यूजन चलता है। तीसरे फैक्टर पे आ जाते हैं, प्राइस ऑफ रिलेटेड, सॉरी रिलेटेड कुछ हो गया, प्राइस ऑफ फैक्टर्स। कृपया बताएं व्हाट आर फैक्टर्स, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। बेटा लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर आदि 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इसके अलावा कोई है ही नहीं। बताओ, अगर ये महंगे हो गए, लैंड के बदले में तुम क्या पे करते हो? लैंड के बदले में रेंट, लेबर के बदले में सैलरी, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। तुमको बोल रहे हैं प्राइस ऑफ फैक्टर्स बढ़ गया, ज्यादा रेंट देना है, ज्यादा सैलरी देनी है, ज्यादा इंटरेस्ट देना है। बताओ, फैक्टर प्राइस बढ़ने की वजह से कॉस्ट बढ़ी है या प्राइस बढ़ी है? कॉस्ट बढ़ी है, प्रोडक्ट की प्राइस नहीं बढ़ी। प्रोडक्ट पहले भी 50 रुपए में बिक रहा था तुम्हारा, अभी 50 में बिक रहा है। पहले वो बन जाता था 40 में, अब बन रहा है 45 में। ठीक है, कॉस्ट बढ़ गई, आधा फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। तो बताओ, सप्लाई कम हो जाएगा, और फैक्टर प्राइसेस अगर कम होती है तो सप्लाई बढ़ जाएगा। कैसा रिलेशन है? इनवर्स या नेगेटिव रिलेशन। ठीक है, कमिंग ऑन टू फोर्थ, गवर्नमेंट की पॉलिसी। दो चीजों को लेकर होती है, टैक्स और सब्सिडी। बताओ, व्हाट इज टैक्स? कंपल्सरी पेमेंट जो हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर सेक्टर को गवर्नमेंट को करना पड़ता है। बताओ, टैक्स बढ़ गया तो क्वांटिटी सप्लाइड कम होएगा या बढ़ जाएगा? कम हो जाएगा। बेटा जितना ज्यादा टैक्स, मतलब यार प्रोडक्शन पे भी टैक्स लगता है, अगर तुमने 100 रुपए की चीज बनाई है उस पे 10 रुपए तुमको टैक्स भरना पड़ रहा है, तो वो सप्लायर की प्रॉफिटेबिलिटी तो अफेक्ट हो रही है ना। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, हम ऐसा नहीं मान रहे हैं कि यहाँ पे प्राइस वो चेंज कर देगा। ओके, अज्यूमिंग प्राइस उतनी ही है, तो अगर अपनी जेब से सप्लायर को टैक्स टैक्स भरना पड़ रहा है किसी चीज पे, अल्टीमेटली इट इज अ कॉस्ट, एंड दैट इज वाई टैक्स कम तो सप्लाई ज्यादा। सब्सिडी क्या होती है? ऐसी चीज जो गवर्नमेंट तुमको दे रही है, बेनिफिट दैट गवर्नमेंट इज गिविंग टू यू। तो सब्सिडी अगर बढ़ जाएगी तो क्वांटिटी सप्लाई बढ़ जाएगा। गवर्नमेंट कम सब्सिडी देगी तो सप्लाई भी हो जाएगा कम। तो टैक्स के साथ तो उल्टा रिलेशन है, लेकिन सब्सिडी के साथ पॉजिटिव रिलेशन है। एम आई क्लियर? सब्स्टिट्यूट की प्राइस के साथ कैसा रिलेशन था? नेगेटिव। कॉम्प्लीमेंट्री का केस डिस्कस नहीं हुआ है। ठीक है, कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, चौथा फैक्टर, पांचवा है सॉरी। टेक्नोलॉजी दो तरह की हो सकती है, कौन सी? एडवांस्ड और बैकवर्ड। ठीक है, अगर टेक्नोलॉजी जो तुम यूज कर रहे हो वो एडवांस्ड है, अच्छी टेक्निक यूज करते हो, तो बताओ तुम्हारा सप्लाई कम या ज्यादा? ज्यादा।
लेकिन पिछड़ी हुई टेक्निक से काम कर रहे हो यार तुम, तो तुम्हारा ओवरऑल सप्लाई हो जाएगा कम। टेक्नोलॉजी के साथ ऑफ कोर्स देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन। जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी उतना ज्यादा सप्लाई। ठीक है। ओके। बताओ अगर नंबर ऑफ सेलर्स, नंबर ऑफ सेलर्स एंड नेचर ऑफ मार्केट शायद एक साथ ही पॉइंट दिया हुआ है। साइज ऑफ इंडस्ट्री ना, मतलब हाँ नंबर ऑफ सेलर्स। अगर बताओ नंबर ऑफ सेलर्स ज्यादा है तो ओवरऑल मार्केट सप्लाई, यहाँ पे मार्केट सप्लाई की बात हो रही है ना। नंबर ऑफ सेलर्स तो ज्यादा तो मार्केट सप्लाई भी ज्यादा, और नंबर ऑफ सेलर्स कम तो मार्केट सप्लाई भी कम। कैसा रिलेशन है ये? पॉजिटिव। ये कंबाइंड दिया हुआ है। नेचर ऑफ कंपटीशन, अब दो तरह के मार्केट्स हो सकते हैं, कौन से? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट और मोनोपोली। अगर तुम ऑपरेट कर रहे हो कौन से मार्केट में? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, तो ओवरऑल सप्लाई बढ़ जाएगा। अरे हाँ या ना? क्योंकि बेटा परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारे सेलर्स होते हैं, इट्स अ मार्केट जहाँ पे देर आर ढेर सारे सेलर्स। अगेन नंबर ऑफ सेलर्स ज्यादा तो ओवरऑल सप्लाई ज्यादा। लेकिन अगर यू आर ऑपरेटिंग इन मोनोपोली एंड देयर इज अ सिंगल सेलर इन द मार्केट, तो ओवरऑल सप्लाई हो जाएगा कम। अगेन नंबर ऑफ सेलर्स जैसे ही पॉइंट है, देयर विल बी अ पॉजिटिव रिलेशन। अगली चीज पे आ जाते हैं, दैट इज लॉ ऑफ सप्लाई। क्या होता है लॉ ऑफ सप्लाई? अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, प्राइस और सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाइड एक्चुअली, के बीच में कैसा रिलेशन होता है? पॉजिटिव रिलेशन। देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन व्हाट? प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव। व्हाट डू यू मीन बाय अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट? प्राइस को छोड़ के जितने भी फैक्टर्स अभी तुमने पढ़े, वो सब हम क्या मानेंगे? कांस्टेंट मानेंगे। तो प्राइस जैसे ही बढ़ेगी, क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ जाएगा। राइट और नॉट? ठीक है। प्राइस ज्यादा तो क्वांटिटी सप्लाइड भी ज्यादा। टेबल देके रखिए क्या? वहाँ टेबल की जगह है? कितने रो है? प्राइस बढ़ते जा रही है तो क्वांटिटी सप्लाइड क्या होएगा? बढ़ेगा। 10, 20, 30, 40 ऐसा होना जरूरी है क्या? नहीं, 10 के बाद 15 भी आ सकता है, 3 रुपए की प्राइस पे 30 भी आ सकता है, और 4 की प्राइस पे 50 भी आ सकता है। ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि कांस्टेंट रेट पे सप्लाई तो बढ़ना चाहिए। 11वीं कक्षा में ऐसा पढ़ते हो क्योंकि तुम्हारे सिलेबस का कंस्ट्रेंट है कि सिर्फ स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स ही है। लॉ ऑफ सप्लाई ने ऐसा कभी नहीं बोला कि सेम प्रपोर्शन में बढ़ना चाहिए प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई। सप्लाई का लॉ केवल इतना बोलता है, प्राइस और सप्लाई के बीच में अगर बाकी चीजें कांस्टेंट है तो पॉजिटिव रिलेशन होता है। प्राइस विल टेक ऑन वाई एक्सेस, ग्राफ बना लो फटाफट, एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑन एक्स एक्सेस। प्राइस 1, 2, 3 एंड 4, क्वांटिटी सप्लाइड 10, 20, 30, 40, 50। पहला पॉइंट है, एक की प्राइस पे 10 का क्वांटिटी सप्लाइड, 2 पे 15 का, 3 पे 30 का, 4 पे 50 का।
ठीक है, तो वहां पे नीचे एक लाइन लिख लो, सप्लाई कर्व इज एन अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ, सप्लाई कर्व is an upward sloping graph due to positive relation। और एक और पॉइंट लिख लो, there is a possibility that there is a possibility that at a particular price, at a particular price, the quantity supplied is zero. The quantity supplied is zero। दो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई और दूसरा है चेंज इन सप्लाई। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड क्या होता है, वो टेबल जो बनी हुई है वहां पे प्लीज लिख लो, इट रेफर्स टू change in quantity supplied due to change in price, other factors remaining constant। It refers to change in quantity supplied due to change in price, other factors remaining constant। और वहीं change in supply में लिखो, change in supply due to all other factors except price। प्राइस के चेंज होने की वजह से जब भी सप्लाई चेंज होएगा तो उसे चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बोला जाता है, लेकिन दूसरे फैक्टर्स की वजह से जब तुम्हारा सप्लाई चेंज होता है तो उसे चेंज इन सप्लाई बोलते हैं। जिस तरह से डिमांड में तुमने दो कैटेगरी पढ़ी थी, सेम कैटेगरीज यहाँ पे भी है, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई एंड कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई एंड कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। एक्सटेंशन के साथ जो शब्द यूज हुआ है वो क्वांटिटी सप्लाइड नहीं है, वो सप्लाई है। एंड सेम थिंग अप्लाइज विथ कंट्रैक्शन ऑल्सो। कंट्रैक्शन के साथ भी जो शब्द यूज हो रहा है वो क्वांटिटी सप्लाइड नहीं है, वो सप्लाई है। तो सबसे पहले अगर मीनिंग या पर्यायवाची की बात करें तो एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई इज ऑल्सो नोन एज इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई इज ऑल्सो नोन एज डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड। बेटा इंक्रीज और डिक्रीज के साथ जो शब्द यूज हुआ है वो क्वांटिटी सप्लाइड है, लेकिन एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन के साथ जो शब्द यूज हो रहा है वो केवल है सप्लाई। ओके, यहाँ पे बताओ रीजन क्या होगा, क्यों क्वांटिटी सप्लाई बढ़ रहा होगा, प्राइस पे क्या असर पड़ा होगा जिसकी वजह से क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ रहा है, राइज इन प्राइस। प्राइस ज्यादा तो तुम सप्लाई ज्यादा करोगे। ओके, और फॉल इन प्राइस इज द रीजन फॉर कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। इफेक्ट की बात करें तो एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई की वजह से क्या इफेक्ट आएगा, मैंने तुमको बोला था जिस डायरेक्शन में प्राइस जाती है, डिमांड हो या सप्लाई हो, उस डायरेक्शन में मूवमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सटेंशन में कैसा मूवमेंट होएगा, अपवर्ड मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व। कंट्रैक्शन में देयर विल बी
Downward movement along the supply curve. क्लियर है क्या? ठीक है, रिपीट करो। प्राइस अगर बढ़ जाती है तो क्या होएगा? एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। इसकी वजह से कैसा मूवमेंट होएगा? अपवर्ड मूवमेंट। और कंट्रैक्शन में क्या होता है? डाउनवर्ड मूवमेंट। और वो क्यों होता है? ड्यू टू अ डिक्रीज इन प्राइस। अब चेंज इन सप्लाई की दो कैटेगरी है। ऊपर तुमने एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई पढ़ा, यहाँ पे है इंक्रीज इन सप्लाई। ध्यान रखना, इंक्रीज के साथ जब सप्लाई वर्ड आएगा तो ये लोग सेकंड कैटेगरी की बात कर रहे हैं। और दूसरा कैटेगरी है डिक्रीज इन सप्लाई। तुम्हें इम्पैक्ट बताते जाओ। अलग अलग ढेर सारे पॉइंट तुमने पढ़े प्राइस को छोड़ के, दूसरे फैक्टर्स के। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट। बताओ, अगर सब्स्टिट्यूट का प्राइस, सब्स्टिट्यूट का प्राइस अगर बढ़ जाएगा तो तुम्हारे खुद का सप्लाई बढ़ जाएगा? नहीं। राइट। इफ देयर इज अ फॉल इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट तो तुम्हारे गुड का सप्लाई कम हो जाएगा। एंड इफ देयर इज अ राइज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट का प्राइस अगर बढ़ जाता है तो हाँ, तुम्हारे गुड का सप्लाई बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि तुम्हारा गुड बेचने में ज्यादा फायदा हो रहा है। अगर सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ जाता है तो तुम्हारे गुड का सप्लाई कम हो जाएगा। ओके, क्योंकि सब्स्टिट्यूट बेचने में ज्यादा फायदा हो रहा है। और प्राइस अगर बढ़ जाता है सब्स्टिट्यूट का, सॉरी कम हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में तुम्हारे गुड का सप्लाई बढ़ जाएगा। दूसरा है प्राइस ऑफ फैक्टर्स। बताओ, फैक्टर प्राइस अगर ज्यादा तो सप्लाई हो जाएगा कम। हायर प्राइस ऑफ फैक्टर में सप्लाई हो जाता है कम। लेकिन अगर फैक्टर प्राइस कम है तो कॉस्ट बैठ रही है कम, तो सप्लाई ओवरऑल बढ़ जाएगा। थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस। बताओ, टैक्स। टैक्स अगर कम तो ओवरऑल सप्लाई ज्यादा, और टैक्स अगर ज्यादा तो ओवरऑल सप्लाई कम। अगर सब्सिडी ज्यादा तो सप्लाई ज्यादा, और अगर सब्सिडी कम तो सप्लाई भी कम। टेक्नोलॉजी कैसे यूज कर रहे होगे जिसकी वजह से सप्लाई बढ़ जाएगा? एडवांस टेक्नोलॉजी अगर तो सप्लाई बढ़ेगा, और बैकवर्ड है तो सप्लाई हो जाएगा कम। अगर नंबर ऑफ सेलर्स ज्यादा तो सप्लाई ज्यादा, और नंबर ऑफ सेलर्स कम तो सप्लाई कम। अगर मार्केट परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है तो सप्लाई ज्यादा, लेकिन मोनोपोली का मार्केट है तो ओवरऑल सप्लाई कम। बेटा यहाँ पे मूवमेंट नहीं होता, इफेक्ट क्या पड़ता है? या तो राइटवर्ड शिफ्ट या फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट। तो अगर सप्लाई बढ़ रहा है तो सप्लाई कर्व विल शिफ्ट कहाँ पे? करेक्ट, शिफ्ट्स राइटवर्ड। और अगर सप्लाई कम तो सप्लाई कर्व शिफ्ट्स। ग्राफ बना लो।
प्राइस ऑन वाई एक्सिस, क्वांटिटी सप्लाइड ऑन एक्स एक्सिस। अगर ये तुम्हारा सप्लाई है ओरिजिनल, तो सप्लाई कर राइट की तरफ शिफ्ट होएगा, आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। S1 इज द न्यू सप्लाई कर्व। और अगर मुझे लेफ्टवर्ड शिफ्ट बताना है, तो अगेन प्राइस ऑन वाई एक्सिस, क्वांटिटी सप्लाइड ऑन एक्स एक्सिस। अगर ये एसएस ओरिजिनल सप्लाई कर्व है, तो सप्लाई कर्व पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, S1। दिस इज लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ठीक है, रिपीट। अब मैं तुम्हें सिचुएशन दे रही हूँ, तुमको 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि 4 ऑप्शन पहले बता देती हूँ, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, राइटवर्ड शिफ्ट, अपवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट, है ना। टेक्नोलॉजी एडवांस्ड है, राइटवर्ड शिफ्ट। टैक्स ज्यादा है, टैक्स ज्यादा है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। सब्सिडी कम है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। नंबर ऑफ सेलर्स ज्यादा, राइटवर्ड शिफ्ट। अगर सब्स्टिट्यूट के प्राइस बढ़ गए हैं, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होएगा ना। सब्स्टिट्यूट का प्राइस अगर बढ़ गया है, तो तुम्हारा गुड बेचने में ज्यादा फायदा है ना। सॉरी सॉरी, सब्स्टिट्यूट बेचने में ज्यादा फायदा है। सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ा हुआ बोला ना मैंने, तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ओके, अगर फैक्टर प्राइसेस बढ़ गए, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। तुम्हारे कमोडिटी का प्राइस बढ़ गया है। अच्छा, कैसा मूवमेंट होएगा? स्ट्रेट मूवमेंट क्या होता है यार, बताओ क्या होएगा? प्राइस बढ़ गई है, जिस डायरेक्शन में प्राइस, उस डायरेक्शन में मूवमेंट, तो देयर विल बी अपवर्ड मूवमेंट। फैक्टर प्राइसेस कम हो गई है, राइटवर्ड शिफ्ट। सब्स्टिट्यूट सस्ता हो गया है, राइटवर्ड शिफ्ट। तुम्हारा कुछ सप्लाई करने में ज्यादा फायदा है, बैकवर्ड टेक्नोलॉजी है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। मोनोपोली मार्केट है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। प्राइस कम हो गई है कमोडिटी की, डाउनवर्ड मूवमेंट। एम आई क्लियर? ठीक है, starting with the next part. Do you need a break or I shall continue? बेटा इस यूनिट का ही सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, सिमिलर चीज जो तुमने डिमांड में पढ़ी है, डिमांड में तुमने 4 तरह की इलास्टिसिटी पढ़ी है, यहाँ पे और आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि यहाँ पे एक ही टाइप की इलास्टिसिटी है, कौन सी? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। दैट इज व्हाट यू नीड टू स्टडी। ओके, नो एडवर्टाइजमेंट क्रॉस और इनकम इलास्टिसिटी यू हैव टू कवर। तो सिंबॉलिकली इसे लिखते हैं एस ई एस, डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड टू चेंज विथ चेंज इन डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाई टू चेंज विथ अ चेंज इन प्राइस। मतलब क्या बोलना चाह रहे हो आप? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड with respect to परसेंटेज चेंज इन प्राइस, उसे बोला जाता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। कितना क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज आ रहा है, किसकी वजह से? प्राइस में चेंज की वजह से। क्या चेंज है ये नहीं बताना है हमको, क्या तो हम देख चुके हैं। व्हाट वी हैव टू सी हियर इज कितना चेंज आ रहा है। ठीक है, तो जिस तरह से डिमांड में तुमने 5 डिग्री पढ़ी थी, यहाँ पे भी वील कंटिन्यू विथ 5 डिग्रीज। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पहली डिग्री के साथ, दैट इज परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। स्पेस ली हुई है क्या ग्राफ बनाने की? फटाफट से बनाओ। कब तुम्हारा सप्लाई इलास्टिक बोलते थे? अरे बताओ, इलास्टिक कब बोला जाता है रबर बैंड को? जब वो जल्दी चेंज हो रहा है, फ्लेक्सिबल है। तो मैं सप्लाई को कब इलास्टिक बोलूंगी? जब वो जल्दी चेंज होता है। तो इन इलास्टिक कब हुआ? जब वो जल्दी चेंज नहीं होता है।
तो वो परफेक्टली इनइलास्टिक कब हुआ? जब वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, अगर ऐसा है तो एक जगह पे एक क्वांटिटी पे सप्लाई हो चुका है फिक्स, तुम्हारा जो ग्राफ बनेगा वो कहलाएगा वर्टिकल या पैरेलल टू विच एक्सिस? No change at all in quantity supplied, but change in price. No change in quantity supplied with a change in price. Visibility है ना, उसे बोला जाता है परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। बेटा ईएस का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो अगर मैं बोल रही हूँ क्वांटिटी सप्लाइड में बिल्कुल भी चेंज नहीं आया, जीरो, और प्राइस में से फॉर एग्जांपल 10% का चेंज आया है या 100%, 0 अपॉन समथिंग विल गिव यू व्हाट? तो बेटा इसका सिंबल होता है ई एस इज इक्वल टू व्हाट? जीरो। सेकेंड डिग्री, दूसरी बिल्कुल एक्सट्रीम डिग्री है परफेक्टली इलास्टिक। कोई भी सप्लाई को तुम परफेक्टली इलास्टिक कब बोलोगे? बिल्कुल ऑपोजिट यार, प्राइस फिक्स ही है तो भी तुम्हारा क्वांटिटी सप्लाई पूरे टाइम चेंज होता रहता है। प्राइस तो ओपी थी, ओपी ही है। 5 रुपए की प्राइस थी किसी चीज की, वो 5 रुपए ही चल रहे, फिर भी सप्लाई कभी जीरो हो जाता है, कभी इंफिनिटी तक पहुंच जाता है। ऐसे सप्लाई को बोला जाता है परफेक्टली इलास्टिक। ये जो ग्राफ है वो कहलाएगा हॉरिजॉन्टल या पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल या पैरेलल टू व्हाट? एक्स एक्सिस। ठीक है, और मीनिंग क्या है? देयर इज नो चेंज इन प्राइस बट क्वांटिटी सप्लाइड चेंजेस। क्वांटिटी सप्लाइड पूरे टाइम चेंज हो रहा है। अगर इसकी डिग्री देखी जाए, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड से फॉर एग्जांपल 100% है और परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज 0%। करेक्ट, समथिंग अपॉन जीरो गिव्स यू इंफिनिटी। तो ई एस का वैल्यू इस केस में आ रहा है इंफिनिटी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई एस? इनफाइनाइट। बेटा समथिंग अपॉन जीरो इज ऑलवेज इंफिनिटी। इसमें अगर कंफ्यूजन हो ना तो अपने कैलकुलेटर पे टाइप करके देख लेना, 20 डिवाइड 0 करोगे तो तुम्हें इनफाइनाइट मिल जाएगा, एरर दिखाएगा कैलकुलेटर ई। ओके, इट कैन नॉट कैलकुलेट द वैल्यू। लेकिन जब तुम 0 डिवाइड समथिंग करोगे तो कैलकुलेटर विल क्लियरली शो इट इज 0। ओके, अगर एग्जाम में कंफ्यूजन हो तो बेटर है कैलकुलेटर पर सॉल्व करके देखना। तीसरी डिग्री, यूनिटरी इलास्टिक। व्हाट डू आई मीन बाय यूनिटरी इलास्टिक? राइट, मैं तुमको बोलो कि तुम्हारा प्राइस 10% से बढ़ा और इसकी वजह से तुम्हारा सप्लाई भी 10% से बढ़ा है, तो ऐसी सिचुएशन में सप्लाई कैसा है? यूनिटरी इलास्टिक। ईएस का वैल्यू आएगा 1। And take a point, will drop perpendicular, OP original price, OK original quantity। अगर 10/10% कर रहे हैं तो आंसर 1 आ रहा है। मतलब प्राइस अगर 10% से बढ़ी है तो सप्लाई भी बराबर 10% से ही बढ़ना चाहिए। तो गैप तुमको रखनी है सेम। अगर तुम प्राइस को बढ़ा रहे हो तो क्वांटिटी को भी बढ़ाओ, प्राइस को कम कर रहे हो तो क्वांटिटी को भी कम करो और सेम गैप से कम करो, तभी सेम चेंज दिखेगा जब ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं। करेक्ट, आर सप्लाई कर्व का शेप इज स्ट्रेट लाइन। Percentage change in quantity supplied is equal to percentage change in price। हाँ, क्लियर है? चौथी डिग्री, और पांचवी और आखिरी है रिलेटिवली
इनइलास्टिक। रिलेटिवली इलास्टिक के दूसरा नाम है इलास्टिक या हाईली इलास्टिक। इलास्टिक या फिर हाईली इलास्टिक। बताओ इसमें किसमें ज्यादा बड़ा चेंज आएगा? ऐसी डिग्री जिसमें क्वांटिटी सप्लाई, इलास्टिक है यार सप्लाई, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो इसे बोला जाएगा रिलेटिवली इलास्टिक। अगेन विल टेक अ पॉइंट, विल ड्रॉप परपेंडिकुलर, ओपी ओरिजिनल प्राइस, ओपी ओरिजिनल क्वांटिटी। मेरे को प्राइस में कम चेंज लेना है, सप्लाई में ज्यादा बड़ा चेंज लेना है। एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ जाएगा। इसको ज्वाइन करने पे वी गेट अ सप्लाई कर्व जिसे बोला जाएगा फ्लैटर। थोड़ा आड़ा है ये। ओके। ईएस का वैल्यू 1 से बड़ा आएगा या छोटा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड से फॉर एग्जांपल है 20% ड्यू टू अ चेंज इन प्राइस ऑफ ओनली 10%, तो तुम्हारा ईएस का वैल्यू वुड बी ग्रेटर देन 1। क्लियर? रिलेटिवली इनइलास्टिक इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। कैसे? परसेंटेज चेंज इन प्राइस ज्यादा इन कंपैरिजन टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है, विल टेक अ पॉइंट, अगेन विल ड्रॉप परपेंडिकुलर, ओपी ओरिजिनल प्राइस, ओपी ओरिजिनल क्वांटिटी। प्राइस में इतना बड़ा इंक्रीज आ गया है, ओपी से ओपी 1 हो गई, लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड में छोटा सा ही इंक्रीज है। ये जो शेप है इसे कहते हैं स्टीपर सप्लाई कर्व। डिग्री का सिंबल क्या होगा? करेक्ट। सप्लाई में 5% का चेंज है, प्राइस 10% से बढ़ी है, तो आंसर 0.5 आ रहा है। ये जो आंसर है तुम्हारा ये 1 से छोटा है, एंड दैट इज व्हाई ईएस का वैल्यू इज लेस देन 1। लेस देन ग्रेटर देन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ईएस जो भी निकलेगा आंसर वो 1 से बड़ा आएगा। जिसके सामने मुंह खुला है वो बड़ा है, तो ईएस का आंसर 1 से ज्यादा आ रहा है। और अगर मैं यही सिंबल ऐसे लगा देती हूँ तो ईएस का वैल्यू 1 से कम है। ठीक है, और अगर 1 से कम है यानी रिलेटिवली इनइलास्टिक है। ईएस का वैल्यू 0.5 है, मतलब 1 बड़ा है वो 0.5 से। अब एक चीज ध्यान से ऑब्जर्व करो, तुम अगर देख पा रहे हो फ्लैटर वाला ग्राफ वाई एक्सेस से स्टार्ट हुआ है, स्टीपर वाला एक्स एक्सेस से स्टार्ट हुआ है, लेकिन इसके ऊपर वाला ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है, यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है, दिस गिव्स अस 3 कंक्लूजन्स। क्या है वो 3 कंक्लूजन्स? ये लिखना है तुमको। पहला कंक्लूजन, इफ straight line sorry supply curve, if a straight line supply curve starts from origin, origin से start हो रहा है जैसा इस केस में हो रहा है, तो फिर ES का वैल्यू 1 के बराबर होगा। सेकेंड पॉइंट, इफ स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व, बेटा ये है तो सारी डायगोनल लाइन है, एक थोड़ी फ्लैट है, एक थोड़ी खड़ी है, एक एकदम स्ट्रेट है। स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो ES का वैल्यू लेस देन 1, चीपर बनाए ग्राफ। और अगर स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम वाई एक्सिस, तो बेटा ES का वैल्यू इज ग्रेटर देन 1। कैन यू सी द डिफरेंस? एक्स एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है तो बताओ कैसा है इलास्टिसिटी? एक्स एक्सिस से स्टार्ट होने पे कैसा इलास्टिसिटी है? करेक्ट। वाई एक्सिस से
रिलेटिवली इलास्टिक, और ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन। ठीक है, बताओ। मैं सिंपल बोल रही हूँ, तुम बताना कौन सी डिग्री है। ES 1 है, यूनिटरी इलास्टिक ग्रेटर देन 1 है, रिलेटिवली इलास्टिक लेस देन 1 है, रिलेटिवली इन इलास्टिक 0 है, 0। तो परफेक्टली इन इलास्टिक और इनफाइनाइट है तो परफेक्टली इलास्टिक, हॉरिजॉन्टल ग्राफ है तो परफेक्टली इलास्टिक, वर्टिकल है तो परफेक्टली इन इलास्टिक, स्ट्रेट लाइन, यूनिटरी इलास्टिक, स्टीपर, रिलेटिवली इन इलास्टिक, और फ्लैट है तो रिलेटिवली इलास्टिक। गुड। डिम सॉरी, सप्लाई में ज्यादा चेंज, प्राइस में कम, सप्लाई में ज्यादा चेंज, प्राइस में कम। रिलेटिवली इलास्टिक, सप्लाई में ज्यादा चेंज, प्राइस में कम, प्राइस में ज्यादा चेंज, सप्लाई में कम, रिलेटिवली इन इलास्टिक, प्राइस बिल्कुल चेंज नहीं हो रही, सप्लाई पूरे टाइम चेंज हो रहा है, परफेक्टली इलास्टिक। और अगर प्राइस कितना ही चेंज हो जाए, सप्लाई एक जगह फिक्स हो गया, देन इट इज परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। दोनों में बराबर का चेंज है, यूनिटरी इलास्टिक। अब मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई दो हैं, दैट इज परसेंटेज मेथड या प्रोपोर्शनेट मेथड। दूसरा है आर्क या मिड पॉइंट मेथड, परसेंटेज या प्रोपोर्शनेट मेथड एंड आर्क एंड मिड पॉइंट मेथड। परसेंटेज मेथड में क्या होता है, फॉर्मूला ES is equal to percentage change in quantity supplied upon, इसी को मैं दूसरी तरह से लिख सकती हूँ एज, you know already how to split this percentage वाला formula. Percentage change in quantity supplied is change in quantity upon original quantity into 100 whole upon में change in price upon original price into 100. ठीक है, 100 cancel, I get the third formula. ये एक फॉर्मूला है। सेकेंड वन, change in Q upon change in P। बेटा ये न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। तो चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी इंटू पी अपॉन में क्यू, जहाँ पे पी ओरिजिनल प्राइस है, क्यू ओरिजिनल क्वांटिटी सप्लाइड है, चेंज इन क्वांटिटी इज न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी एंड चेंज इन प्राइस इज न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस। वो ही सेम फंडा जो डिमांड में लगा रहे थे, लेकिन क्या यहाँ पे मैं माइनस साइन लगाऊं फॉर्मूले में? नहीं, क्यों नहीं लगाऊं? प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में उल्टा रिलेशन है, लेकिन प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव। तो यहाँ पे माइनस साइन नहीं लगेगा। आर क्या मिड पॉइंट मेथड का फॉर्मूला क्या हो जाता है? वेरी गुड। चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी इंटू प्राइस वन प्लस प्राइस टू अपॉन Q1 प्लस Q2। ठीक है, नाउ आई एम गिविंग यू क्वेश्चन जो तुम्हें ब्लैंक पेज पे करना है, दोनों मेथड यूज करके। क्या? अच्छा, you need a break or should I continue? कंटिन्यू कर लो ना। पहला क्वेश्चन, प्राइस इंक्रीजेस फ्रॉम ₹500 to ₹550 and quantity supplied it increases from
950, 21050 यूनिट्स। निकालो। ES दोनों मेथड से। परसेंटेज से आ रहा है 1.05। मार्क से। 1 पॉइंट सेम। अच्छा। परसेंटेज से हो जाएगा। देखो, चेंज इन क्यू में तुमने न्यू माइनस होल्ड किया होगा। 100, 1050 -950, 100 अपॉन चेंज इन पी, 550 -550 इंटू ओरिजिनल प्राइस 500 अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी 950। ऐसे ही लगाया ना। 100/95, 1.05। बेटा ये केवल कोइंसिडेंस है कि सेम आ गए। चेंज इन क्यू फिर से 100 है अपॉन चेंज इन पी 50 इंटू P1 प्लस P2, 1050, 500 प्लस में, और ये 2000 हो गया। ये भी एग्जैक्ट 1.05 यार। वाह। 21/20। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राइस फॉल्स फ्रॉम ₹80 to ₹75 and quantity supplied falls from 350 to 330 units. निकालो elasticity। पॉइंट 9। ऐसी इक्वेशन बनी है ना। चेंज इन क्यू आ रहा है -20, 330 -350 अपॉन चेंज इन प्राइस -5 इंटू ओरिजिनल प्राइस 80 अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी 350। दिस इज मेयर कोइंसिडेंस की सेम आ रहे हैं। ओके। आर हो जाता है चेंज इन क्वांटिटी -20 अपॉन चेंज इन प्राइस -5 इंटू P1 प्लस P2, 80 प्लस 75 155 अपॉन Q1 प्लस Q2, 350 प्लस 330 दैट इज 680। सेम है। ठीक है।
अब बेटा इसका अगला वाला क्वेश्चन केवल तुम्हें परसेंटेज से ही करना है। प्राइस राइजेस फ्रॉम ₹60 to ₹75. Calculate original quantity if new quantity supplied is 250 units and ES is equal to 0.8. ES 0.8 दिया हुआ है। जैसे डिमांड के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वैसे ही सॉल्व कर ले। 231.25। अलग आ रहा है, नहीं आ रहेगा। गलत है। प्राइस क्वांटिटी ओल्ड न्यू चेंज। मैं बस टेबल बना रही हूँ। प्राइस ओरिजिनल देके रखी थी, ओ इज फॉर ओरिजिनल 60, नहीं है 75, एन इज फॉर न्यू, और चेंज हो जाएगा 75 माइनस 60 यानी 15। ओल्ड क्वांटिटी तुमको निकालनी है, लेट इट बी एक्स इफ न्यू क्वांटिटी इज 250। करेक्ट। 250 माइनस एक्स विल बी चेंज इन क्वांटिटी। अब अप्लाई करते हैं। 0.8 इज इक्वल टू चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी 15 इंटू ओरिजिनल प्राइस 60 अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी x। बस इसको सॉल्व करना है। तो 0.8x इज इक्वल टू 250 इंटू 4 हो जाएगा 1000 माइनस 4x। 4x इधर आ गया तो 4x प्लस 0.8x हो जाएगा। 4.8x इज इक्वल टू 1000। डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा? 1000 डिवाइडेड बाय 4.8। 208 पॉइंट आया क्या? जैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के करते आ रहे थे वैसे ही करना है तुमको। प्राइस कम हो गई है फ्रॉम ₹30 to ₹25 if ES is equal to 1.2 and new quantity is equal to 350 units. Calculate old quantity. $291.66। टेबल कुछ इस तरह की बनी है ना। चेंज इन प्राइस आ रहा है -5, 25 माइनस 30, और चेंज इन क्वांटिटी आ रहा है
350 minus x. अब 1.2 is equal to change in Q. 350 minus x upon change in P minus 5 into original price 30 upon original quantity x. बेटा माइनस भूलना मत है ना. -1.2x, ये -x पूरा इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया है और 6 पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाएगा. 350 इंटू 6 इज इक्वल टू 200 पर 2100. सिक्स एक्स इधर आ जाएगा तो 6x -1. नहीं, अरे वो माइनस तो हो जाता है. 4.8x हो जाएगा ना. 55.2. 4.8x इज इक्वल टू 2100. तो x इज इक्वल टू 2100 डिवाइडेड बाय 4.8 कितना आ रहा है? 37. अरे हाँ, ले रहे. अब एक क्वेश्चन पूरा खुद करोगे. प्राइस गिरी है. एक आध ब्लैंक पेज और दे दो. कर लो. फ्रॉम ₹90 to ₹80. इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई देके रखा है 1.1. इफ ओल्ड क्वांटिटी दी हुई है. इफ ओल्ड क्वांटिटी इज 500 यूनिट्स, कैलकुलेट न्यू क्वांटिटी. और 38.88 फाइनल है. EP is equal to EP यानी 1.1 is equal to change in Q x minus 500 करेक्ट. न्यू माइनस ओल्ड अपॉन चेंज इन P कितना लिखा? -10. 80 -90 इंटू ओरिजिनल प्राइस 90 अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी 500. ये इक्वेशन बनी है ना. 0 0 गेट्स कैंसल्ड. -500 1.1 से इंटू हो जाएगा. -550 is equal to 9x minus 9 5 का 4500. 4500 LHS में लेके जाएंगे तो 4500 minus 500 4000 is equal to 9x. x is equal to 4000 divided by 9 कितना हो रहा है? 3950. क्या 3950 कैसे? अच्छा 550 है. सो सॉरी. 3950 डिवाइड बाय 9 कितना आ रहा है? 438. ठीक है. इस टाइप का क्वेश्चन तो हो जाएंगे. नाउ कमिंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक. Factors affecting elasticity of supply. तुम्हारे नोट्स में नहीं है क्या? हाँ लिखे हुए हैं ना.
इक्विलिब्रियम प्राइस अपन बाद में कर लेंगे। अब बेटा तुम्हें बताना है मेनली फैक्टर, हर फैक्टर पे तुम्हें ये बताना है कि तुम्हारा सप्लाई जल्दी चेंज होगा या जल्दी चेंज नहीं होगा। अगर तुम्हारा सप्लाई जल्दी चेंज हो रहा है तो वो इलास्टिक है, और अगर जल्दी चेंज नहीं हो पा रहा है तो वो इनइलास्टिक है। सबसे पहला फैक्टर तुम्हारे इसमें कॉस्ट है, टाइम है, क्या है? सबसे कॉस्ट ही है। बताओ, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है तो तुम अपना सप्लाई जल्दी चेंज कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि फाइनेंस अरेंज करना पड़ेगा। प्रोडक्शन के पहले भर भर के फाइनेंस अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा है तो तुम्हारा सप्लाई इतनी जल्दी चेंज नहीं हो पाएगा। एंड दैट इज वाई तुम्हारा सप्लाई कैसा होगा? इन इलास्टिक। लेकिन अगर तुम्हारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है कम, कम कॉस्ट लगता है प्रोडक्शन में, तो फिर तुम अपना सप्लाई जल्दी चेंज कर सकते हो। एंड दैट इज वाई योर सप्लाई विल बी व्हाट? इलास्टिक। ठीक है। उसके बाद टाइम है। बताओ, कोई काम को करने के लिए तुम्हारे पास लंबा टाइम है। मैं तुमको बोल रही हूँ तुम्हारी शर्ट की फैक्ट्री है, बोला यार 1,000 शर्ट का ऑर्डर देना है, बोला अगले साल दे देना तुम कंप्लीट करके। 1 साल का टाइम तुमको दे दिया। अब इतना लंबा टाइम अगर अवेलेबल है, सप्लाई चेंज हो सकता है, तो सप्लाई कैसा होगा? और अगर सप्लाई चेंज नहीं हो पा रहा है तो कैसा होएगा? बेटा यार छोटा टाइम होएगा तो सप्लाई इलास्टिक हो जाएगा, और अगर लंबा टाइम है तो सप्लाई इलास्टिक हो जाएगा। तीसरा है नंबर ऑफ सेलर्स। बताओ, नंबर ऑफ सेलर्स अगर ज्यादा तो सप्लाई चेंज हो सकता है, इलास्टिक है। लेकिन नंबर ऑफ सेलर्स अगर कम है तो सप्लाई इनइलास्टिक हो जाएगा, इतनी जल्दी चेंज नहीं हो पाएगा। चौथा, फुल कैपेसिटी है क्या? कैपेसिटी। इन योर सीक्वेंस इट इज फुल कैपेसिटी। अगर तुम्हारी कंपनी ऑलरेडी फुल कैपेसिटी पे काम कर रही है तो तुम तुम्हारा सप्लाई चेंज भी कर पाओगे क्या? फुल कैपेसिटी मतलब जितना तुम प्रोड्यूस कर सकते हो तुम ऑलरेडी बना रहे हो। 1,000 यूनिट बना सकते हो, तुम्हारे पास इतनी मशीन है, 1,000 बना रहे हो, सप्लाई कैसा होएगा तुम्हारे? नहीं चेंज कर पा रहे हो यार, इन इलास्टिक सप्लाई। लेकिन अगर तुम फुल कैपेसिटी पे काम नहीं कर रहे हो तो फिर तुम तुम्हारा सप्लाई चेंज कर सकते हो, एंड योर सप्लाई विल बी इलास्टिक। स्टोरेज, रॉ मटेरियल क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल है। बताओ, जो रॉ मटेरियल तुम यूज कर रहे हो वो इजीली अवेलेबल है, तो सप्लाई चेंज कर सकते हो आसानी से। और सप्लाई चेंज हो सकता है तो सप्लाई कैसा हो जाएगा? इलास्टिक। लेकिन अगर वो इजीली अवेलेबल नहीं है तो सप्लाई हो जाएगा क्या? इनइलास्टिक। ठीक है। इजीली अवेलेबल है तो इट विल बी इलास्टिक, और इजीली अवेलेबल नहीं है तो इट विल बी इनइलास्टिक। ठीक है। स्टोरेज, स्टोरेज अगर पॉसिबल है, तुम ऐसे गुड्स में डील कर रहे हो जिनको स्टोर भी कर सकते हैं लॉन्ग रन के लिए, तो जब उनकी जरूरत होगी तब उनको रिलीज कर दिया जाएगा, तो ऐसे गुड्स का सप्लाई कैसा होगा? लेकिन अगर तुम ऐसे गुड्स में डील कर रहे हो यार जिनको स्टोर नहीं कर सकते हैं, तो उनका सप्लाई तुम बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर पाओगे। उनका सप्लाई कैसा होगा? इनइलास्टिक। फैक्टर्स,
एक मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स होगा और एक अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स होगा। बताओ, अगर तुम्हारे फैक्टर्स इजीली मोबाइल हैं, मूव कर सकते हैं, लेबर, मशीन मूव हो सकता है एक से दूसरी जगह पे, नए प्लांट पे, नए लोकेशन पे, तो सप्लाई कैसा होगा? मोबाइल नहीं है, इनइलास्टिक, चेंज नहीं कर पाओगे सप्लाई फिर। अगर तुम्हारे फैक्टर्स के सब्स्टिट्यूट्स इजीली मिल जाते हैं, फैक्टर्स या उसके सब्स्टिट्यूट्स इजीली मिल जाते हैं, तो फिर सप्लाई होगा इलास्टिक। लेकिन फैक्टर्स के सब्स्टिट्यूट इजीली नहीं मिलते, तो फिर सप्लाई चेंज नहीं हो पाएगा, सप्लाई विल बी इनइलास्टिक। नाइन्थ फैक्टर, फैक्टर ऑफ इलास्टिसिटी लगता ही नहीं है। हाँ, मतलब इट इज ओनली अ फैक्टर ऑफ सप्लाई, इट्स नॉट अ फैक्टर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इन लोगों ने बोला है कि अगर तुमको लगता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाली है, तो करंट में सप्लाई क्या हो जाएगा? फ्यूचर में प्राइस अगर बढ़ने वाली है, तो करंट में सप्लाई क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब ये तो इलास्टिसिटी को अफेक्ट करने वाला फैक्टर ही नहीं है, ये तो सप्लाई को अफेक्ट करने वाला फैक्टर है। यहाँ पे दे दिया है इसलिए अपन पढ़ रहे हैं, लेकिन इट इज नॉट आइडियली फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ओके, इसके साथ ये यूनिट होती है खत्म।